प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेखाओं और कोणों के बारे में। जो आपका चैप्टर है रेखा और कोण, पूरा इस वीडियो में समाप्त होने वाला है, वो भी जीरो से लेकर के हीरो तक, यानी कि आपको जीरो से स्टार्ट करके हीरो बना करके छोड़ना है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और साथ साथ रेखा क्या होती है वो भी जानेंगे, कोण क्या होता है वो भी जानेंगे, कोण कितने प्रकार का होता है वो भी जानेंगे। साथ साथ कोणों में कौन सी प्रमेय कौन सी थ्योरम काम करती है, उसी थ्योरम की हेल्प से, उसी प्रमेय की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान बेसिक सा तरीका सीखेंगे दोस्तों, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों रेखा होती क्या है। जैसे आप लोग हमेशा देखते होंगे इस तरीके से बनी हुई है, तो आप कहते हैं ये लाइन है, रेखा है, या ऐसे बनी हुई, लंबवत बनी हुई है, तिरछी बनी हुई है, सीधी बनी है, तो हमेशा आप जानते हैं इसको रेखा है। ठीक है, यह इतना ही आपको पता है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं पता है और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो कि इसमें जानेंगे वो भी शायद आपको ना पता हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा टोटल लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिंदुओं के समूह से बनी हुई ऐसी आकृति, क्या, बिंदुओं के समूह से बनी हुई ऐसी आकृति जो अपने दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ती ही जाए, रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें नोट कीजिए, कह रहा बिंदुओं के समूह से बनी हुई ऐसी आकृति। अब बिंदुओं के समूह से कैसी आकृति बनेगी, आप तो कहेंगे कि ऐसी बनेगी। नहीं दोस्तों, होता क्या है, जब बिंदु एकदम सघन हो जाए, एकदम करीब 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 रहेंगे, तो ये एक रेखा का निर्माण करते हैं। किसका? रेखा का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर पानी जो है बूंद बूंद गिराई जाए तो वो बूंद के रूप में गिरेगा। पानी को अगर धीमी रफ्तार से, मतलब इसकी एकदम धीमी रफ्तार कर दी जाए पानी की, तो वो बूंद बूंद टप टप गिरेगा। लेकिन वही पानी की रफ्तार एकदम धारदार बना दी जाए, जैसे मान लीजिए धीरे तो ऐसे बूंद बूंद टपकेगा, आपको क्लियर है। अगर पानी की रफ्तार तेज कर दी जाए तो यही धार के रूप में बन जाएगा, यानी एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। इतना क्लियर। सेम वही चीज होती है, ये जो बिंदु नुमा होता है, जब इसको बहुत ज्यादा इस तरीके से सघन कर दिया जाएगा तो वो एक जो है रेखा का रूप धारण कर लेता है। किसका? रेखा। वही कह रहा, बिंदुओं के समूह से बनी हुई ऐसी आकृति जो अपने दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ती ही जाए। अब दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ती जाए, इसका क्या मतलब है? जब भी आप रेखा को देखेंगे, रेखा की बात होगी, तो दोनों तरफ इस तरीके से तीर का निशान होगा। तीर का ये निशान ये दर्शाता है कि ये इधर भी साइड में बढ़ रही है और इधर भी साइड में बढ़ रही है। कोई एक्स की एक लिमिट नहीं है कि यहाँ तक है, नहीं, ऐसी लिमिट नहीं है। वो लिमिट वाली क्या चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, अभी वो भी आगे जानेंगे। लेकिन रेखा जो होती है दोस्तों, वो दोनों दिशाओं में अनंत रूप से ऐसे बढ़ती जाएगी, इसीलिए दोनों मुंहों पे इस तरीके से एरो का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो अनंत रूप से बढ़ती जाए रेखा कहलाती है, यानी बिंदु के समूहों से बनी हुई ऐसी आकृति जो अपने दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ती ही जाए, रेखा कहलाती है। रेखा की परिभाषा हो गई। आगे कुछ चीज दी हुई है, उसको भी नोट कर लीजिए। कह रहा रेखा की लंबाई तो होती है, यानी रेखा की लंबाई तो होती है, आप कहेंगे 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है, 100 मीटर है, कितनी भी है, रेखा की लंबाई तो होती है। लेकिन कह रहा परंतु मोटाई नहीं होती। लेकिन आपने कभी ये सुना कि रेखा 10 मीटर चौड़ी या 1 मीटर चौड़ी या 2 मीटर चौड़ी है या 2 मीटर मोटी है, ऐसा नहीं सुना होगा। सिर्फ लंबाई के बारे में सुना होगा, चौड़ाई या मोटाई के बारे में नहीं। तो यही चीज दिया हुआ कि रेखा की लंबाई तो होती है परंतु मोटाई नहीं होती। अब यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ती रहे, ये तो मैटर फंस गया। हमें 10 ही मीटर की इसमें ज़रूरत है, तो वो क्या उसको क्या कहेंगे, वो क्या चीज़ होती है, चलिए थोड़ा सा आगे उसको भी जान लेते हैं। देखिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, कि क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर होता क्या है कि दोस्तों, जब कोई रेखा इस तरीके से दी हुई है, मुझको ज़रूरत है इसमें 10 सेंटीमीटर की, मैंने क्या किया, इसको काट करके रेखा में से अलग कर लिया। एक यहाँ से ए और बी तक की मान लीजिए 10 मीटर की हमें ज़रूरत थी, तो मैंने इसको अलग कर लिया। तो यही जो हम अलग करते हैं, इसमें से 10 मीटर की जितनी ज़रूरत थी उसको दो बिंदुओं पर हमने स्टॉप करके अलग कर लिया, तो वही रेखाखंड कहलाता। क्या? रेखाखंड, यानी रेखा का खंड, रेखा का हिस्सा, रेखा का भाग। तो वही चीज़ है रेखाखंड। कह रहा कि एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, एक रेखाखंड कहलाता है। दो अंत बिंदु का मतलब ये बिंदु भी अंत हो, ये भी अंत हो, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगी। रेखा जैसे दोनों तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि इनका अंत बिंदु होगा। ये मान लीजिए इसका अंत बिंदु ए है इस सिरे का, और इसका अंत बिंदु बी होगा। इस तरीके से होगी, 10 मीटर की है, आगे इससे नहीं बढ़ेगी, वही अंत बिंदु कहने वाले हैं। दोनों बिंदु क्या हो, अंत हो, उसका दोनों बिंदु अगल बगल का अंत उससे आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए एक चीज़ हो गई। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक बिंदु स्थिर हो, एक बिंदु स्थिर हो दोस्त, लेकिन दूसरा बिंदु क्या हो, आगे अनंत तक ऐसे बढ़ता रहे, तो उसको क्या कहते हैं, चलिए उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। किरण, रे, आप जानते हैं किरणों के बारे में, जैसे प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य की किरणें होती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वही किरण की बात हो रही है। बहुत सारी किरणें होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं, आपको पता है, फिजिक्स आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा सारी किरणों के बारे में। चलिए इस किरण के बारे में जान लेते क्या है।
कि एक रेखा का वो भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। एक अंत बिंदु यानी ये बिंदु जो है अंत है, यानी इससे तो इधर नहीं बढ़ेगी, बट दूसरा सिरा क्या हो अनंत तक ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, वो किरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य से किरणें आती हैं तो किस तरीके से, ये तो स्थिर बिंदु है यानी कि ये अंत बिंदु है, सूर्य अंत बिंदु है, लेकिन बाकी जो ये इस तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं किरणें, पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी के अलावा भी और भी हो सकता है कई ग्रहों पे पहुंचती हों, जिसके बारे में हमें आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हमें भी नहीं, क्योंकि उस ग्रह पे तो हम रहते नहीं हैं। बट इतना तो है कि जहाँ तक जाएंगी अनंत हिस्से तक, जहाँ तक जाएंगी ये सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच जाएंगी। यानी एक सिरा क्या होता है, वो स्थिर नहीं होता है, वो अनंत तक आगे बढ़ता रहता है जहाँ तक पहुँच जाए। क्लियर है इतनी बातें? तो ये दोस्तों किरण कहलाती है। ये किरण हो गई। आपने क्या जाना, रेखा जाना, रेखाखंड जाना, किरण जाना। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये परिभाषा बहुत शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। अब कुछ जानते हैं रेखाओं के बारे में और भी थ्योरी। यहाँ पर देखिए समांतर रेखाएं, ये जो अब चीज़ें हम जानेंगे इनका यूज़ हम लोग करेंगे किसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या है, क्या चीज़ है समांतर रेखा, तो उसके बारे में जान लीजिए। कह रहा है कि वे रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेदित का मतलब वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से काटती नहीं, क्या, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदित यानी काटना। एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती एवं हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं। हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर, यानी कि ये जो दूरियां हैं इनकी क्या होंगी, समान रहेंगी। क्या होंगी, समान रहेंगी। तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर RS और PQ क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्लियर हो गया। इस तरीके से जब भी रेखाएं रहे समांतर है, दो समांतर रेखाएं हो सकती है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है, 6 हो सकती हैं। इस तरीके से जितनी भी, जरूरी नहीं कि इस तरीके से आपकी रेखाएं, लंबवत भी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। इस तरीके से लंबवत भी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर हो गया समांतर रेखाएं। अब चलिए जो प्रतिच्छेदित के बारे में अभी बात हो रही थी, इसमें लफ्ज आया प्रतिच्छेदित, तो प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या, दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं इस तरीके से, ठीक है, या 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, इस तरीके से रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु। इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से देखिए आपका फिगर बना हुआ है, यहाँ पर एक PQ रेखा है, ये PQ रेखा है और RS रेखा है, एक दूसरे को मान लीजिए कि O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी कर रही हैं O बिंदु पर। क्लियर हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जानकारी हो गई। चलिए अब जानेंगे दोस्तों, ये तो रेखाओं के बारे में आपने जान लिया, इतना बहुत है, इतना आप लोगों के लिए बहुत है। अगर अपना आज जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, माइंड में बैठ जाता है तो दोस्तों बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर आप लोगों के लिए। अब जानेंगे कोण के बारे में, रेखाओं के बारे में जान लिया, कोण के बारे में जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण होता क्या है, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में है कि कोण होता क्या है। एंगल जिसको कहा जाता है, कोण होता क्या। आप जानते हैं कि ऐसे बना है ये भैया कोण होंगे, थीटा भी हो सकता है, ठीक है, या कोण भी लिखा हो सकता है, या फिर जो है इसका मान भी दे सकता है, 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दे सकता है। इस तरीके का आप समझते हैं कोण है बस। बट कोण की परिभाषा क्या होती है, कोण की परिभाषा क्या होती है। आप जानते हैं कि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे थोड़ा नहीं कि आप समझा देंगे इस तरीके से घिरा हुआ रेखा से ये थीटा है तो ये कोण कहलाएगा, नहीं, हमें लिखना है परिभाषा की तरह, ठीक। तो कह रहा है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा, दो किरणों, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, इनके बीच का जो झुकाव है, ये झुकाव, दो किरणों के बीच के झुकाव को मान लीजिए एक किरण ये है, एक किरण ये है, ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा आपका स्थिर नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, ये भी स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला स्थिर रहेगा, ये वाला स्थिर रहेगा, दोनों का तभी तक दूसरे से मिले होंगे, तो वही किरण बन गई। तो दो किरणों के बीच के झुकाव, यानी ये अगर मान लीजिए थीटा है तो उसको कोण कहते हैं, यानी ये थीटा कोण कहलाता है। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी परिभाषा है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। आगे एक और परिभाषा सिंपल सी, वो भी जान लेते हैं। कह रहा कि दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर मिलने से बनी आकृति को कोण कहते हैं। दो सरल रेखाओं के किसी बिंदु पर मिलने से, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों को जब किसी बिंदु पे ये मिलती हैं तो मिलने से बनी हुई जो ये आकृति अब बन गई है, यही आपकी क्या होती है, कोण कहलाती है। कोण की परिभाषा समझिए, आप सिर्फ इतना भी ले सकते हैं कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, इतना भी याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा, ठीक है। आगे मैंने जोड़ दिया दोस्तों ताकि कुछ और भी नॉलेज आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट चीज़ जानते हैं अब कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत सारी इसमें जो थ्योरी होती है
उसके बारे में जानते हैं, प्रमेय कौन कौन सी काम करती है। ठीक है, अब जो स्टेप बढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। सिर्फ यहीं पे नहीं काम करेगा बल्कि जियोमेट्री में जहाँ तक आगे बढ़ते जाएंगे, आप सर्किल पढ़ें या फिर चतुर्भुज पढ़ें, त्रिभुज पढ़ें, कोई भी शंकु पढ़ें, बेलन पढ़ें, सब में ये काम करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोणों के बारे में। वैसे सामान्य रूप से देखिए कोण जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन छठा प्रकार भी होता है। छठा प्रकार कौन सा, तो वो भी जान लेंगे। कहीं कहीं 6 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 5 भी लिखा रहता है। तो सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। क्या? न्यून कोण। जो आपके फिगर में बना हुआ दिख रहा है ये आपका न्यून कोण है। इस तरीके से बनेगा। न्यून कोण ऐसे बनता है। ऐसे क्यों बनता है? देखिए न्यून कोण का जो मान, यानी वो कोण, परिभाषा ही समझ लीजिए, वो कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने खुद से बनाई है परिभाषा, ठीक है, बुक में इस टाइप से नहीं मिलेगी। क्या? वो कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक, क्या 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। इस तरीके से मान लीजिए थीटा है, 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो। इससे 90 डिग्री से कम हो तो वो कोण न्यून कोण कहलाता है। अब ये थीटा क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। वो कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो। यानी कि इससे ये पता चलता है कि न्यून कोण कभी भी 90 डिग्री होगा, न 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी 89 डिग्री से ये स्टार्ट होगा। न्यून कोण का मान अधिकतम, या कह सकते हैं 89.99 हो सकता है। ठीक है, 90 जो होगा उस कोण का नाम बदल जाएगा। तो उस कोण को क्या कहेंगे? चलिए आगे दूसरा वाला वही है। दूसरा कह रहा है वो कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। अब ज्यों ही न्यून कोण से यानी कि 89.99 से हम आगे बढ़े, यहाँ तक तो न्यून कोण था, ये सरल न्यून कोण की थी, ज्यों ही आगे बढ़े और 90 डिग्री पे आए तो वो कोण समकोण बन गया। वो कोण समकोण बन गया। तो वही कह रहा है वो कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होगा? अब 90 डिग्री से ज्यों ही हम पॉइंट आगे बढ़ेंगे उस कोण को क्या कहेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों उस कोण को अधिक कोण कहा जाता है। जिस कोण का मान यानी थीटा का मान, जिस कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री से अधिक, इससे 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, वो कोण जो है दोस्तों अधिक कोण कहलाता है। वही कह रहा है वो कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है अधिक कोण कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए चौथा देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है? ऋजु कोण। ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है, यानी वो कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है ऋजु कोण कहलाता है। यानी कि 180 का मान एक सीधी रेखा पर बनता है। आपको पता है ये क्या है? 180 डिग्री है। ये कोण कितना है? 180 डिग्री है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पांचवा हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है? उस कोण, वो कोण जिसका मान 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। जैसे थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक हो तथा जो है 360 डिग्री से क्या हो? 360 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आपका प्रतिवर्ती कोण बना हुआ है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लीजिए 5 कोण मैंने बताया, छठा कोण मैं यहाँ पे दिखा उखा नहीं हूँ, वो कैसे होगा? छठा कोण में क्या होता है? ज्यों ही 360 डिग्री पर हम पहुँचते हैं, जैसे मान लीजिए कि 360 डिग्री से कम तक के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। लेकिन ज्यों ही हम 360 वाली सरहद पाते हैं वो कोण मान बदल जाता है। इसको दोस्तों कहते हैं संपूर्ण कोण। हो सकता है कहीं कहीं किताब में दिया हो या न भी दिया हो, लेकिन आप जान लीजिए 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। यानी कि एकदम पूरा का पूरा कोण, संपूर्ण कोण पूरा एक सर्किल इस तरीके से घूमेगा। आप जानते हैं कि 360 डिग्री का जो कोण होता है वो पूरा एक चक्कर वाला कोण होता है। जैसे घड़ी है आपकी, तो ये पूरी सुई जो है घूमेगी तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे वृत्त है, वृत्त पर पूरा एक 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? कोण पता चल गया? चलिए अब जानते हैं वो शानदार चीज़ें कोण के बारे में, कुछ रोचक तथ्य जिसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले जानेंगे इस आसन्न कोण के बारे में, उसके बाद पूरक कोण तथा संपूरक कोण के बारे में भी जानेंगे। देखिए आसन्न कोण वो कोण होता है जिसमें दो कोण सम्मिलित हों, जिसमें दो कोण सम्मिलित हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरीके से कोई कोण है, एक है, इसमें सिर्फ एक कोण है, तो ये आसन्न कोण नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसको आप समकोण कह सकते हैं। बट अगर यहीं पर अगर हम एक और इस तरीके से रेखा खींचते तो यहाँ पर दो कोण हो जाएगा। एक तो θ1 यहाँ पे हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा। यहाँ पर दो एंगल का निर्माण हो गया, तो ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या? आसन्न कोण। अब इस आसन्न कोण में कुछ कंडीशंस है जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए कि आपका x है और ये y है और इन दोनों का कोण यानी x + y का मान हो जाए 90 डिग्री, तो दोस्तों ये कहलाता है पूरक कोण। पूरक कोण वो कोण
जब ये दो जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाता है। अब संपूरक कोण वो आसन्न कोण जिसमें क्या हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, 180 डिग्री हो जाए, वो जो है कोण जो है क्या हो जाता है, संपूरक कोण कहलाता है। इस तरीके से दो कोण होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, ये कोण मान लीजिए θ1 है या x मान लीजिए, और ये कोण आपका जो है ये इधर वाला y है। तो यहाँ पर चूंकि एक सीधी रेखा पर आप जानते हैं 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर x + y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कोण संपूरक कोण कहलाता है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिए, ये जो होता है दोस्तों रेखा रैखिक युग्म भी कहलाता है। कोणों का रैखिक युग्म, इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, पूछ सकता है एग्जाम में भी। देखिए जब आसन्न कोण का मान जैसे 180 डिग्री हो जाए, फॉर एग्जांपल जो संपूरक कोण के बारे में मैंने बताया सेम चीज़ वही है। संपूरक कोण की कंडीशन में कोणों का रैखिक युग्म बन जाता है, कोणों का रैखिक युग्म होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीके से एक सीधी लाइन, इस पर एक अगर किरण खड़ी हो जाए, यानी एक रेखा पर अगर एक किरण खड़ी हो जाए, एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो जाए जिसकी वजह से 180 डिग्री का दोनों मिला करके कोण बने, तो वो कोणों का रैखिक युग्म भी कहलाएगा और संपूरक कोण भी कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए क्लियर इतनी हो गई तो आगे भी कुछ जानते हैं, अभी कुछ बचा हुआ है इसमें। एकांतर कोण बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जेड आकृति की ये चीज़ देखे होंगे, जेड आकृति की, इसमें क्या होता है एकांतर कोण बनता कैसे, जैसे ये जेड का हिस्सा जो है ये हमेशा इसके बराबर होगा। क्या होगा, ये चीज़ जानिए, ये चीज़ जानिए, बहुत ध्यान से समझिए इसको। ये क्या होगा, हमेशा ये जेड का ये छोर के बराबर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यही होता है एकांतर कोण। क्या होता है, एकांतर कोण। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस तरीके का आप लोगों के सामने ये फिगर है, जो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जटिल बना दिया, कोई बात नहीं, पहले सिंपल से जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसको अगर एक रेखा काटे इस तरीके से अगर एक रेखा काटे, तो मान लीजिए कि ये कोण है आपका कुछ भी 45 मान लेते हैं, चलिए 45 ही मान लेते हैं, 45 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला जो कोण होगा वो भी 45 डिग्री होगा। किससे, एकांतर कोण की हेल्प से, एकांतर कोण की हेल्प से। एकांतर कोण होने की वजह से, क्यों, यहाँ पर देखिए जेड का निर्माण हो रहा है। किसका, जेड का निर्माण हो रहा है। ऐसा ही उल्टा भी ये देखेंगे, जब ये हिस्सा, तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण भी होगा। तो इसका यूज़ बहुत ज़बरदस्त है आगे के क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो सिंपल सा क्वेश्चन जैसे मैं कर लेता हूँ। इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पर जेड ना बने तो हम उसको बनाएंगे, उसके लिए अपने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, लाइन हमने ड्रा कर ली, इसको मान लेते हैं ए बी, हमने लाइन ड्रा कर ली। अब दोस्तों सपोज कीजिए हमें निकालना है ये कोण, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ही निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका कमाल। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जेड बन रहा है, एक जेड बन रहा है, यानी 135 ये है तो आपका 135 ये भी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों जब 45 है, ये वाला 40 है, तो ये भी क्या होगा, 40 हो जाएगा इसी एकांतर कोण की हेल्प से। ये 40 है तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए बढ़िया है। और दोस्तों कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये 40 हो गया है तो पूछा क्या है, इस वाले कोण को पूछ रहा है, इस वाले को, ये वाला कोण, ये थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि देखिए एक सीधी रेखा पर अगर एक रेखा इस तरीके से है, एक किरण है, यानी एक रेखा पर एक किरण है, तो अभी मैं रेखाओं के युग्म के बारे में बता दिया हूँ। तो ये टोटल कोण 180 डिग्री का होगा। इधर वाला कोण आपको 40 मालूम है, इधर वाला 40 मालूम है, तो इधर वाला 180 में से घटा देंगे तो बचेगा कितना, आपका 140 बचेगा, यानी कि ये कोण 140 हो जाएगा। तो सारे कोण आप निकाल लेंगे। जब ये 140 आ गया है तो उसी की हेल्प से, जैसे ये 135 है तो दोस्तों उसी 180 माइनस 135 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आपका कहेंगे कि 45 बचेगा। क्लियर, ये वाला कोण 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये वाला 45 डिग्री हो गया तो ये भी आप कहेंगे 45 डिग्री हो जाएगा। इसकी हेल्प से दोस्तों सिर्फ अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम है, ये सारी प्रमेय, ये थ्योरम, ये कंसेप्ट, सारी चीज़ें मालूम है, तो कुछ भी दे देगा, सिर्फ एक दो एंगल दिया रहेगा, उसकी हेल्प से सारे एंगल को आप क्लियर कर लेंगे, निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? अभी कोई भी डाउट रहेगा, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन जब करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ही जल्दबाजी में मैं करा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, चलिए संगत कोण के बारे में जान लेते हैं। देखिए जब समांतर रेखाएं एक या एक से अधिक हों, ठीक है, उसको अगर एक कोई तिरछी रेखा काटे या सीधी रेखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए ऐसे काट रही है, तो ये जो कोण है, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, इसको संगत कोण कहते हैं। ये कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इस चीज़ को भी जान लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, लेकिन एक कोण अभी और रह गया। एक कोण के बारे में और भी बाकी रहना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
शीर्षाभिमुख कोण, प्रतिच्छेदित रेखाओं वाला जो है तरीका है इसमें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके प्रतिच्छेदन से जो बने कोण बनता है तो उसमें आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करें तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, अगर ये आपका 120 है तो ये भी आपका 120 होगा। सपोज कीजिए मान लीजिए 45 है तो इसके सामने वाला भी ये 45 होगा। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण में होता है। तो ये चीजें मालूम हो जी कि ये शीर्षाभिमुख कोण में होता है, कौन सा संगत कोण में होता है, कौन सा एकांतर कोण में होता है, कौन सी चीज, मतलब उसको हमें लिखना रहेगा। जब आंसर देंगे क्वेश्चन का तो उसमें हमें लिखना रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि सारे डाउट आपके क्लियर होते रहें। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद उसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि आकृति 6.13, मतलब ये आकृति है 6.13, बुक में जैसे दिया रहता है आकृति का नंबर, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो दिया हुआ क्वेश्चन में, उसको छोड़िए, बहुत ध्यान नहीं उस पर देना है। आगे कह रहा है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कह रहा है कि रेखा ए बी, ये वाली जो रेखा दिख रही है ए बी, और साथ साथ जो ये रेखा दिख रही है सी डी, कह रहा है ये दोनों एक बिंदु ओ पर, ये बिंदु ओ दिख रहा है, कह रहा है कि उस पर प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब इस तरीके से ए बी एक रेखा थी, ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों क्या है, सी डी एक रेखा थी। ठीक है, ये दोनों कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ बिंदु पर। ठीक, आगे फिर कह रहा है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण ए ओ सी की बात कर रहा है इस कोण की, और कोण बी ओ ई की बात कर रहा है इस कोण की। कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं 70 डिग्री के। कितने, 70 डिग्री के बराबर हैं। और साथ ही ये भी कह रहा है कि कोण बी ओ डी 40 डिग्री है। कोण बी ओ डी मतलब इस कोण की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये 40 डिग्री है। तो कह रहा है कि कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई का मान पूछ रहा है, यानी इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का। और साथ ही साथ कह रहा है कोण सी ओ ई का मान क्या होगा, यानी इस कोण का मान क्या होगा। दो कोण का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जितनी भी फॉर्में, जितनी भी थ्योरम और जितनी भी दोस्तों परिभाषाएं पीछे हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, जानी हैं, बस उन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। पढ़ने में, देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सेकेंडों का काम था, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। हल लिखने के बाद सबसे पहला हमें काम ये करना है कि दोस्तों अभी शीर्षाभिमुख कोण वाली पर में जानते हैं कि इस तरीके से अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण, ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। साथ साथ ये वाला कोण, इस कोण के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस ही उस पर में से हम यहाँ पर एक कोण निकालेंगे। उस कोण का मान नाम है दोस्तों कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी के, और ये बराबर है 40 डिग्री के। क्यों, इसी कोण की बात करें, ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आगे कोष्टक में लिख देंगे हम लोग क्या, शीर्षाभिमुख कोण। क्या, शीर्षाभिमुख कोण, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये कैसे आया है, वरना वो भी कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि कैसे आया है। तो आपको लिखना पड़ेगा आगे कोष्टक में शीर्षाभिमुख कोण। चल ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए जब ये आपने 40 निकाल दिया, चूंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है कि कोण ए ओ सी बराबर, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना, 70 डिग्री। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, कोण ए ओ सी का मान हमने निकाला है 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम 40 डिग्री रख देंगे। अब प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से कोण बी ओ ई का हम मान निकाल लेंगे। कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा मान आ गया है कोण बी ओ ई का, ये 30 डिग्री आ चुका है और ये वाला 40 डिग्री आ चुका है। तो हमें सिर्फ कोण सी ओ ई का मान निकालना है। तो कोण सी ओ ई का मान हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दोस्तों एक प्रमेय जानते हैं कि जब भी एक सीधी रेखा पर एक कोई किरण खड़ी हो जाए आकर के, तो दोस्तों ये कोणों का रैखिक युग्म बनाती है, यानी कि इधर का कोण और इधर का कोण दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। अगर दो ऐसे खड़ी हो जाए तो तीनों कोण जो हो जाएंगे, यानी 1 2 तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा पर पूरा का पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है। ये तरीका मालूम है, बस उसी तरीके को फॉलो करेंगे और यहाँ पर आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक तो आ चुका है आपका कोण बी ओ ई का मान। ठीक है, एक आंसर हमारा आ चुका 30 डिग्री। दूसरे का मैटर है वो भी कर लेते हैं अभी सेकेंडों में। देखिए अब यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें ये कोण निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण। तो सबसे पहले कोण ए ओ सी का मान मालूम है, तो हम लिखेंगे कोण ए ओ सी। ठीक है, फिर प्लस बनाएंगे। हमें निकालना फिर
कोण COE का मान, यानी इसका मान निकालना है तो कोण COE भी लिखेंगे इसी में, कोण COE, ठीक, फिर प्लस बनाएंगे और साथ में कोण BOE भी लिखेंगे, कोण BOE, और ये बराबर होगा 180 डिग्री, कितने के, ये बराबर होगा आपका 180 डिग्री के। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे लिख देंगे कोष्टक में रैखिक युग्म भी, कोणों का रैखिक युग्म भी लिख सकते हैं, कोणों का रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोणों के रैखिक युग्म से, या फिर दोस्तों अगर ना लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, एग्जामिनर समझ सकता है, ठीक है। ये इतना भी लिख सकते हैं, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, कोण AOC का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ से देखिए, इस यहाँ से कितना है 40 डिग्री, तो वहाँ पर मान रख देंगे 40 डिग्री, प्लस कोण COE जिसका मान हमें निकालना है उसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस कोण BOE का मान हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये निकलता तब भी आपका कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 170 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी इन दोनों का योग लिख सकते थे 70 डिग्री, 40 और 30 अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको निकालना जरूरी था, निकालना तो जरूरी था। कोण BOE का मान अलग से 30 डिग्री निकालना था, क्योंकि कोण BOE का मान पूछा था। चूंकि अगर मैं सपोज कर रहा हूँ पहले अगर हम ये पर में लगाते और कोण COE का मान निकालते तो पहले स्टेप में हम निकाल सकते थे, इस दूसरे स्टेप में इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर आप निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ऐसे भी रख के निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। बराबर ये आपका 180 डिग्री दिया हुआ है। अब 40 30 70 हो जाएगा, तो कोण COE बराबर हो जाएगा 70, उस पक्षांतर करके उस पर ले जाएंगे तो 180 में से 70 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि कोण BOE का मान आ गया दोस्तों क्या 30 डिग्री, और दोस्तों कोण COE का मान आ चुका है 110 डिग्री। ये दोस्तों हो गया आपका आंसर, समाप्त हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए फिर एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ताकि सारे के सारे और भी अगर कुछ बचे कुछ डाउट है तो वो क्लियर होते रहें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस टाइप से क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। 5 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, 5 क्वेश्चन, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और पर्सनॉली 6.1 6.2 आपकी क्लियर हो जाएगी। उसमें एक आध दो क्वेश्चन सीधे साधे मैंने छोड़े हैं, कन्फ्यूजन होगी तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.14, यानी ये आकृति 6.14 है, कह रहा है रेखाएं XY MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। सेम वही कह रहा है, ये XY है और ये MN है, कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु O पे, यहाँ पे बिंदु O दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर XY इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहे यदि कोण POY 90 डिग्री हो, यानी इस कोण की बात कर रहा है, ये कोण कह रहा है कि 90 डिग्री हो, तो और A संबंध B बराबर 2 संबंध 3 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। इस C का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे संबंध में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हल लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक तरीका तो ये है, रैखिक युग्म वाला भी तरीका लगा सकते हैं लिख करके। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए कोण जो है XOP बराबर होगा कोण POY के, क्या कोण POY के होगा कि नहीं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आगे लिख सकते हैं कि एक रेखा पर, एक सीधी रेखा पर या एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 180 डिग्री का। जब ये 90 है तो इधर का भी 90 होगा। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। कोण XOP बराबर कोण POY बराबर 90 डिग्री, इतना यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि कोण XOP बराबर क्या होगा, और एक चीज़ देखिए A प्लस B होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कोण A है और ये B है, तो A प्लस B होगा कि नहीं। फिगर में देखिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाला बन गया, लिपापोती टाइप हो गया, कोई बात नहीं, इस तरीके से मैं यहाँ पे बना करके समझा देता हूँ। इस तरीके से ये कोण आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। और ये टोटल कोण मैंने अभी बताया XO क्या है, P है, तो XOP बराबर क्या A प्लस B नहीं होगा, इन दोनों कोणों के बराबर ही तो XOP है 90 डिग्री, और यही बराबर आपके 90 डिग्री के। A प्लस B का मान निकल गया। अब यहाँ पर हम B का मान निकालेंगे। आप कहेंगे कि वो क्यों? अगर B का मान निकलेगा तभी यहाँ पर O का मान निकल पाएगा। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। आप जानते हैं एक सीधी रेखा उसको एक तिरछी रेखा काट रही है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे दो रेखाएं, तो आमने सामने के कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये O निकल जाएगा तो C ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। C ही का मान पूछ रहा है, तो पहले B का मान निकालेंगे। B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है A संबंधे
बी बराबर 2 संबंधित 3। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपातिक योग निकाल लेंगे। क्या? अनुपातिक योग। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? 2 + 3, 2 + 3 बराबर 5। अब बी का मान निकालने के लिए यहाँ पर बी लिखेंगे। बी बराबर आपका हो जाएगा, जो ये 90 दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। देखिए तरीका जानिए अनुपात को, अनुपात से कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, बटा बनाएंगे। बटा बनाने के बाद जो अनुपातिक योग आया 5 उसको बटे में लिखेंगे और गुणा बनाएंगे। गुणा बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ए की जगह 2 दिया हुआ, बी की जगह 3 दिया हुआ, तो हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। तो बी वाली वैल्यू रखेंगे, यानी बी की जगह दूसरे नंबर बी है तो दूसरे नंबर 3 दिया हुआ, 3 लिख लेंगे। अब काटिए, यहाँ पे 18 आएगा, 18 3 54, कितना आ गया? बी का मान 54 आ गया। तो जब बी का मान 54 आ गया है तो यहाँ पर ये कोड जो मैं बता रहा था, न्यू पेज लूंगा, यानी NOY, NOY बराबर NOY, कोड NOY, इसलिए कोड NOY बराबर किसके? बी के। क्यों? और यही बराबर है कितने के दोस्तों? कितना आया है आपका? देख लेते हैं, 54 डिग्री। कितने के? 54 डिग्री के। क्यों भाई ऐसा हो गया? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या? शीर्षाभिमुख कोण। इस तरीके से आप साफ लिखिएगा। इस पेन से बहुत साफ नहीं लिखा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शीर्षाभिमुख कोण आगे कोष्टक में लिख देंगे। कोण NOY का मान आ गया शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर आगे हम स्टेप लिखेंगे। क्या? ये देखिए कोण C, यहाँ पर देखिए कोण C दोबारा फिगर में आएंगे। ये कोण C और ये जो अभी निकाले हैं यानी कोण XOY, ये दोनों किसके बराबर होंगे? दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं? देखिए एक रेखा इस तरीके से और ये एक N वाली जो रेखा इस तरीके से नीचे कटी हुई है, तो ये कोण और ये कोण क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस उतना ही लिख देना है, यानी कि आपको करना क्या है? यहाँ पर देखिए कोण NOY प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। चूंकि कोण NOY प्लस C बराबर 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये कोणों का रैखिक युग्म लिख सकते हैं। इस तरीके से लीजिए, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक, इतना आपको कोष्टक में दिखाना पड़ेगा। इतनी चीज हो गई। कोण NOY का मान यहाँ पे 54 डिग्री आया है, लिख देंगे 54 डिग्री। ठीक, प्लस C बनाएंगे और बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब C बराबर आपका 180 माइनस 54 डिग्री हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका 7 2 126 डिग्री। C बराबर आपका 126 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर हो चुका। कोई डाउट यहाँ तक हुआ? चलिए आगे करते हैं सिद्ध करने वाला। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। क्या है? POQ। यहाँ पर इस सीधी रेखा इस तरीके से दी हुई है जिसका नाम कह रहा है POQ है। ठीक, तो POQ एक रेखा है। OR रेखा PQ पर लंब है। जो OR ये वाली रेखा है, कह रहा है इस PQ पर क्या है? लंब है, यानी सीधी खड़ी है। जब लंब होगी तो जाहिर सी बात है इधर भी 90 डिग्री बनाएगी और इधर भी 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि पूरा 180 डिग्री। सारी चीज़ें अब समझ में आ रही है, क्लियर हो रही हैं? चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगी, लंब है तो। आगे कह रहा है किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। कह रहा है कि OP यानी कि इस किरण की बात कर रहा है, OP और OR यानी इस किरण की बात कर रहा है। कह रहा है कि इन किरणों के बीच में OS एक अलग किरण है, यानी ये एक अलग किरण है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ROS बराबर कोण ROS बराबर 1/2 कोष्टक में कोण QOS माइनस कोण POS। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए फटाफट हल लिखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका हल लिख लेते हैं। ठीक, हल लिखेंगे। सबसे पहला है चीज़ क्या है, इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। जैसे ROS है, QOS है और POS है, 3 चीज़ें हैं, उस हिसाब से ही हमें लेकर के आना है। तो यहाँ पर पहले ही कह चुका कि OR क्या है? लंब है। जब OR लंब है तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम देखिए कैसे निकालते हैं। एक तो ये होगा कि पहले आप लिखिए इस तरीके से कि रेखा PQ पर OR खड़ी है या लंब है? लंब है। अतः कोण POR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस QOR को देखिए, ये वाला कोण और ये वाले कोण की बात कर रहा है। देखिए 180 डिग्री होगा क्योंकि ये आपकी क्या है? लंब है। इस तरीके से आपको भी लिखना है, तो लिख लिया आपने, तो यहाँ पर बना देंगे इसलिए। अब यहाँ पर देखिए POR, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण POR बराबर कोण QOR के, और ये बराबर है 90 डिग्री के। 90 डिग्री के क्यों? क्योंकि पहले ही कह चुका है कि OR
पी क्यू पर लंब है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर चूंकि पी ओ आर बराबर क्यू आर है तो इसमें इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, कोण पी ओ आर प्लस कोण पी ओ आर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यू आर की जगह हम पी ओ आर रखेंगे, क्यों रखेंगे अभी आगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और ये बराबर 180 डिग्री के, और यहाँ से आप लिखेंगे 2 कोण पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। ठीक, क्लियर हो गई। अब 2 का इधर पक्षांतर भी नहीं करना है क्योंकि 2 का हमें आगे काम है, ऐसे ही रहने देंगे। अब इस पी ओ आर को आप क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिए। पी ओ आर यहाँ पर देखिए, कोण पी ओ आर को आप क्या कोण पी ओ एस और कोण एस ओ आर लिख सकते हैं कि नहीं, आर ओ एस या एस ओ आर। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मतलब है ये पूरा कोण क्या इस और इस दोनों कोण के बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों क्या, तो ये नया पेज ले लेते हैं, चलिए इसको छोड़िए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखिए कोण पी ओ आर की जगह कोण पी ओ एस कोण यहाँ पर देखिए 2 कोण पी ओ एस प्लस कोष्टक लगा दीजिए, 2 बाहर रहेगा, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, कितना कोण आर ओ एस और ये बराबर 180 डिग्री की। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है। ये चीज़ किसके बदले हमने लिखा है वो देखिए, किसके बदले हमने लिखा, पी ओ आर के बदले। देखिए को आप फिगर में देखिए, इस कोण के बदले मैंने इस कोण को और इस कोण को दोनों को अलग अलग जोड़ करके लिख दिया। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि जहां हमें सिद्ध करना है उस पर ध्यान देंगे तो वहां पे पी ओ आर है ही नहीं, पी ओ आर है ही नहीं, आर ओ एस यानी ये वाला कोण है और पी ओ एस यानी ये वाला कोण है, यही दोनों है जिसमें मैंने इसको कन्वर्ट किया। इसीलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि वो है ही नहीं, तो क्या ज़रूरत है उसकी, तो उसको हम विलुप्त करके जो है उसको ला करके यहाँ पे खड़ा कर देंगे। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अब एक काम यहाँ पे अब हमें ये करना है दोस्तों कि एक और ये जो रैखिक युग्म बनाना है। अब उसके लिए क्या करना है, अब मान लीजिए ये रेखा है तो यहाँ पर ओ एस किरण को हम खड़ी करेंगे। अब तक तो इसको खड़ी करके ओ आर को लंब मान करके चले थे, अब ये इसको जब खड़ी करेंगे तो ये कोण और ये कोण दोनों 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बराबर होगा कि नहीं होगा, तो चलिए वो कर लेते हैं काम फटाक से। तो इसके लिए हम चलते हैं पीछे और इस पर ध्यान लेते हैं क्या है, कोण पी ओ एस, देखिए ये दोनों कोण पी ओ एस और कोण क्यू एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का, होगा कि नहीं हो जाएगा। तो कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस बराबर आपका 180 डिग्री की। तो यहाँ पर कहेंगे रैखिक युग्म है, कोणों का रैखिक युग्म लिखेंगे, रैखिक युग्म से। क्यों, क्योंकि आपको मैं पहले ही अभी बता चुका हूँ कि क्या है, ये ओ एस क्या है, इस पी क्यू पर खड़ी है तो रैखिक युग्म वाला नियम काम करेगा, बस उसी नियम से मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर उन्हीं से ही सॉल्व हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है उस पर ध्यान दें, आर ओ एस बराबर सिद्ध करना है, आर ओ एस बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि इसके बराबर हमें लाना है। चलिए वो भी ला देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बना देंगे इसको। ये समीकरण 1 और 2, 1 तो बन चुका है, अब क्या करेंगे इसको हम 2 बनाएंगे और इसको समीकरण 3 बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब समीकरण 1 और 3 से, किससे, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से देखिए दोनों में 180-80 है तो दोनों को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। साथ ही साथ इस कोष्टक को तोड़ते हुए 2 कोण पी ओ एस, ये देखिए कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 ये वाले, इस वाले में देखिए 2 कोण पी ओ एस हो जाएगा प्लस 2 कोण आर ओ एस बराबर, इसको हम लिखेंगे कि नहीं, इस 180 की जगह ये लिख देंगे, यानी कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस हो जाएगा। अब पी ओ एस को उधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी 2 कोण आर ओ एस को इधर ही रहने देंगे क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है आर ओ एस इसी पार है। क्लियर है, तो आर ओ एस इधर रहने देंगे और कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस, और ये जाएगा तो -2 कोण पी ओ एस हो जाएगा। ठीक है, तो पी ओ एस देखिए ये घट जाएगा, घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ये देखिए 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और इसको कोष्टक में लिख देंगे, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये हो गया आपका सिद्ध, ये हो गया प्रूफ, बस फाइनल आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई, महसूस हुई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरी परमियो लगाएंगे, ये आपका 6.2 प्रश्नावली में आ चुके हैं।
दोस्तों पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं करा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, तो थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा टफ मुझको लग रहा था मैंने करा दिया। अगर आपको और भी कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा आकृति 6.2 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, यानी कि ये सारी जो है ए बी सी डी ई एफ तीर्थ रेखा दिख रही है, क्या कह रहे हैं, समांतर है, और y संबंधित z बराबर 3 संबंधित 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट कर लेते हैं हल। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको संगत कोण, आपको मैंने बताया है इस तरीके से अगर कोण है तो ये दोस्तों ये कोण जितने डिग्री का होगा, यानी अगर 30 डिग्री का ये है तो ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। अगर ये 120 डिग्री का तो ये भी 120 डिग्री का होगा, क्योंकि ये होते हैं क्या, संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तरीका मालूम है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, अभी सेकेंडों में कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि y संबंधित z बराबर 3 संबंधित 7 दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, इस x का मान पूछ रहा है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम इस z का मान निकाल लें तो ये x का मान नहीं निकल जाएगा, क्योंकि x बराबर यहाँ पे z होगा। वो कैसे होगा, आप कहेंगे वो कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए कैसे बराबर होगा। मैं कहूँ रहा हूँ कि संगत कोण बराबर, तो ये z है तो ये भी क्या होगा, z होगा, और ये भी क्या होगा, z होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे कि ये वाले पोर्शन पे तो ये एक सीधी रेखा एक तिरछी रेखा काटे तो इसी अभिमुख कोण आमने सामने के बराबर हो जाएंगे, यानी z बराबर x हो जाएगा। हमें सिर्फ z पे फोकस करके निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये भी मैटर फंस रहा है। वो कैसे निकालेंगे, ये भी मैटर फंस रहा है। तो उसका तरीका देखिए, यहाँ पर लाएंगे z को, ये z हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि y बराबर z, क्या y सॉरी यहाँ पर देखिए, चूंकि y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, क्या y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। देखिए सीधी रेखा है, यहाँ पर एक किरण खड़ी है, तो ये रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी, क्या कैसे मैंने y ये जो है z की वैल्यू y प्लस जेड बराबर 180 लिखा है, तो इसको लिखने से पहले कुछ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और कुछ अपने से ड्रा करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे p, यहाँ पे हम बनाएंगे q, यहाँ पे हम बनाएंगे r। क्या बनाएंगे, r। ठीक, इस z को बनाने से पहले p q r बनाएंगे, क्यों बनाएंगे अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एफ पी क्यू कोण एफ पी क्यू बराबर क्या, कोण एफ पी क्यू बराबर कोण डी क्यू आर के, यानी कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। क्यों भाई बराबर है, तो आगे लिखेंगे संगत कोण, क्या संगत कोण। जब इतना कर लेंगे उसके बाद अब लिखेंगे, इसलिए तो चूंकि लिखेंगे कोण इतना, और इसलिए y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब इसमें लिखेंगे रैखिक युग्म। इतना क्लियर हो गया। अब उसी जो दिया है, क्या दिया है पहले वो लिखिए कि y संबंधित z बराबर 3 संबंधित 7। अभी मैंने अनुपात वाला मान निकालने का तरीका बताया है। यहाँ पर अनुपातिक योग पहले निकालेंगे, अनुपातिक योग हो जाएगा आपका 3 + 7 बराबर 10। हमें यहाँ पर मान किसका निकालना है, z का मान निकालेंगे, वही x की वैल्यू होगी। तो z का मान ये है, तो इसकी जगह पर 7 दिया हुआ है, तो z बराबर आपका हो जाएगा 180। पहले y प्लस z यहाँ पर जो मान दिया उसको तो लिखेंगे 180, और जो अनुपातिक योग निकालें उसको भी लिखेंगे, और गुणा बनाएंगे, और ये 7 जो दिया हुआ है 7 लिख लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, और 18 7 कितना हो जाएगा, 102, तो 26 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या लिखेंगे, एक लाइन आपको और लिखनी पड़ेगी, तभी तो x की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें 1-2 लाइन ये लिखना है दोस्तों कि कोण डी क्यू आर बराबर कोण बी, यहाँ पर भी पी क्यू आर, यहाँ पर शीर्ष पर हम s लिख देते हैं, क्योंकि कोण का पता चलेगा, यहाँ पर s लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण डी क्यू आर बराबर यहाँ पर चूंकि कोण डी क्यू आर बराबर किस कोण के है, कोण डी क्यू आर बराबर बी आर एस के, किसके, बी आर एस के, कोण बी आर एस के। क्लियर हो गया। तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। क्यों भैया, यहाँ पर लिख दो संगत कोण। यहाँ पर देखिए संगत कोण मैंने लिखा, क्यों,
ये z है तो ये भी आपका यहाँ पे r लिख दिया हूँ, r यहाँ पे होना चाहिए, जो बिंदु है ये वाला बिंदु, तो ये z होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर एक लाइन ये लिखना है हमें कि x बराबर, इसलिए x बराबर z के, क्यों भाई, और ये बराबर है z आया 126 डिग्री के, 126 डिग्री लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी x बराबर 126, अतः x बराबर 126, ये आपका 26 डिग्री, 126 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, लास्ट, खत्म, फिनिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन है उसी प्रश्नावली का, कह रहा है कि आकृति 6.1 में PQ समांतर है ST के, PQ यानी ये PQ को कह रहा है कि इस ST के क्या है, समांतर है। कैसे समांतर है ज़रा उस पर ध्यान दीजिए, कैसे समांतर है ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। अगर हम इसको इधर बढ़ाएं और इसको हम इधर बढ़ाएं तो समांतर हो जाएंगी, तो उसी हिसाब से वो जोड़ करके बता रहा है कि PQ ST के समांतर है। और कह रहा है कि कोण PQR बराबर 110 डिग्री है, यानी ये कोण फिगर में खुद बना हुआ है, और कह रहा है कोण RST बराबर 130 डिग्री, यानी ये कोण 130 डिग्री है। तो कह रहा है कोण QRS का मान पूछ रहा है, यानी इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, ये कोण देखिए यहाँ पर मैं पहले साफ कर लूँ उसके बाद बता रहा हूँ, इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आगे हिंट भी दिया हुआ है, संकेत भी दिया हुआ है, क्या संकेत दिया उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए, R से होकर के इस तरीके से कह रहा है ST के समांतर एक रेखा खींचा, और वो रेखा कौन सी है उसका नाम हम लिख देंगे AB। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, और हल में पहला सेंटेंस आपको लिखना है कि बिंदु R से होकर, जो आपने किया है, बिंदु R से होकर ST के समांतर, ST के समांतर रेखा AB खींचा, ठीक, इतना आप लिखेंगे पहला सेंटेंस। अब यहाँ पर हम करेंगे कैसे इसको सॉल्व, सबसे बड़ा मसला है इसको सॉल्व करने का। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एकांतर कोण की, जो कि Z नुमा होता था, क्या, Z नुमा। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा मैं लूँगा, ये वाला, यानी कि अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से बना हुआ है, और ये आपका 110 डिग्री है, कितना, 110 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा वो भी 110 डिग्री होगा कि नहीं, यानी कि ये वाला कोण आपका 110 डिग्री होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं साफ कर लेता हूँ और बता रहा हूँ आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है कोण PQR, क्या है, PQR, कोण PQR बराबर है कोण किसके, BRQ के, ये वाला कोण है, यानी BRQ के, चूंकि लिखेंगे, चूंकि PQR बराबर है कोण BRQ के, और ये बराबर कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री के। क्यों, क्योंकि भैया ये हैं एकांतर कोण, आगे लिख देंगे एकांतर कोण से, ताकि पता चले एग्जामिनर को कहाँ से आया है, एकांतर कोण से। अब हमें निकालना है किसका मान, इसका मान निकालना है, लेकिन ये तो उसको ले करके आया 110 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमें एक और काम करना है, जो RQ है, RQ वो क्या है दोस्तों, लंब है कि नहीं, किस पे लंब है, लंब नहीं सॉरी, खड़ी है कि नहीं, AB पर RQ खड़ी है कि नहीं, इस तरीके से AB है और इस पर RQ खड़ी है, RQ खड़ी है। तो दोस्तों ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, रैखिक कोण बनाएंगे, यानी 180 डिग्री का मान हो जाएगा इन दोनों का जोड़। यानी कि यहाँ पे हमें लिखना क्या है, अब वो ध्यान दीजिए, हमें लिखना है कि कोण आपका कौन सा है दोस्तों, ये वाला, इसको क्या कोण मानेंगे, मानना इसको क्या है, ARQ, हाँ ARQ, कौन सा कोण, इस कोण की बात कर रहा हूँ, इधर वाले की, ठीक है। ARQ प्लस कोण BRQ बराबर आपका 180 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री। अब BRQ का मान मालूम है, हम ARQ का मान निकाल लेते हैं यहीं से। ARQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री, यानी आपका क्या हो गया, 70 डिग्री। ये वैल्यू आपकी 70 डिग्री है, कितनी है, 70 डिग्री, और ये आपकी 110 है। तो इसका मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। 110 में से 70 को माइनस कर दीजिए, 110 में से दोस्तों 70 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपने लिखा है इसमें आगे लिखना पड़ेगा कि रैखिक युग्म से। यहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, आपको लिख देना रैखिक युग्म से, ठीक है। अब नया पेज लेते हैं और हमें किसका मान निकालना है, कोण QRS का, किसका, कोण QRS,
कोड क्यू आर एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। कोड क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, कोड बी आर क्यू, यानी कि ये कोड, थोड़ा सा कलर मैं चेंज करके समझा दूँ। इस कोड से क्या करेंगे, इस कोड से यानी इस वाले कोड से क्या करेंगे हम, इस वाले कोड को अगर माइनस कर दें इधर वाले कोड को, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपने तो इधर वाला कोड निकाला है, इधर वाला कोड। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, अगर 180 में से माइनस कर दे, 180 में से तो 110 माइनस किया है, तो हमारा 70 डिग्री आया। कौन सा कोड, ये वाला 70 डिग्री आया है, ये 70 डिग्री आया है, और पूरा आपका 110 डिग्री है। कितना है, 110 डिग्री। यानी कि इस कोड को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ से पूरा आपका 130 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, एक आंतर कोण की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी, ये आपका देखिए ये बन रहा है, ये कुछ ऐसे। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसी में लीपापोती बहुत ज़्यादा हो गया। इस पर अगर आप ध्यान देते हैं, इस पर, तो ये जो है आपका 130 डिग्री है, उसी एकांतर कोण से ये भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा, ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। अब पूरा 130 डिग्री है, और इतना आपने 70 डिग्री निकाला। 130 में से हम 70 डिग्री माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कोड क्यू आर एस निकालने के लिए 130 में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे, तो दोस्तों 3 से यानी 60 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें स्टेप कहीं लिखने की ज़रूरत है। कैसे, देखिए यहाँ पर स्टेप क्या लिखेंगे वो समझ लीजिए, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि जो ये वैल्यू आई है, ये वाली 130 डिग्री जो आपने निकाल दिया है, जैसे मैं इसको साफ थोड़ा कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है क्या, वो देखिए। अब हमें निकालना है, मान लीजिए सपोज कीजिए इसका मान आपका 70 डिग्री आया। किसका मान 70 डिग्री आया, इस वाले का। देखिए इस वाले का मान आया है 70 डिग्री, ठीक। अगर हम इसको निकाल लें, इस वाली वैल्यू को, इतनी वैल्यू को, तो उसमें से अगर इस 70 को घटा देंगे तो यही पूछ रहा है, ये मान निकल जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाले एकांतर कोण का यूज़ किया। तो एकांतर कोण की हेल्प से मैंने निकाला, यानी कि कोण ए आर एस, यहाँ से मैंने निकाला कोण ए आर एस बराबर कोण, क्योंकि फिगर को सामने रख करके जब तक नहीं करेंगे समझ में आएगा नहीं। कोण ए आर एस यानी कि इस कोण की बात मैं कर रहा हूँ, इस कोण की बराबर कोण जो है आपका हो जाएगा टी एस आर, क्या, टी एस आर के, टी एस आर यानी ये 30 डिग्री है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 130 डिग्री के, 130 डिग्री। तो यही मैंने 130 डिग्री इसको लिखा था, ठीक। 130 डिग्री जब ये पूरा आ गया है, तो अब जो है एकांतर कोण से आगे लिख देंगे कोष्टक में एकांतर कोण से। इतना करने के बाद पुनः हम क्या करेंगे कि कोण आपका क्या हो जाएगा, सारे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सीरियल वाइज है ये, इसके बाद वाली की स्थिति मैं बता रहा। फिर आप लिखेंगे कोण ए क्यू आर एस बराबर क्यू आर एस, जिसका मान पूछ रहा है, कोण क्यू आर एस बराबर कोण ए आर एस माइनस कोण ए आर क्यू। इतना हो जाएगा, इतना होगा कि नहीं। देखिए ये आपका, देखिए कलर चेंज कर दूँ इसमें तब समझ जाए। ये आपका क्यू आर एस, ये वाला कोण निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे में से इस वाले को घटा दिया, बस वही मैंने किया है। और इतना लिखने करने के बाद उसके बाद ये वाला स्टेप आप करेंगे, करने के बाद जो आएगा, यानी कोण क्यू आर एस की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसी प्यारी प्यारी लॉजिक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, नए नए चैप्टर, नए नए ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।